Hello learners, welcome back to Pedagogy Point, your one-stop solution for all teaching exams like CTET, KVS, DSSB and more. Today we are going to discuss an important topic, that is Jean Piaget's cognitive development theory. ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाली है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Who was Jean Piaget? इन कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का सुनते ही हम लोग जीन पियाजे का नाम सुनने लगते हैं। तो कौन है ये जीन पियाजे? इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जीन पियाजे अ स्विस साइकोलॉजिस्ट बोर्न इन 1896। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं जो 1896 में बॉर्न हुए थे, जिन्होंने बच्चों के कोग्निटिव डेवलपमेंट पर काफ़ी रिसर्च की। उनका मानना था कि बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते, बल्कि वो अपनी सोच और समझ को एक्टिवली डेवलप करते हैं। उन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझने के लिए एक स्टेज बेस्ड थ्योरी दी थी। मतलब इनकी थ्योरी का मेन जो था ना, वो उनकी स्टेजेस ही थी। ज़्यादातर क्वेश्चन इनकी स्टेजेस से ही बनते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिवली लर्न करते हैं, वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेदर देन जस्ट एक्वायरिंग इट पैसिवली। उसे पैसिव तरीके से एक्वायर करने से ज़्यादा वो खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और लर्निंग की प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उन्होंने बायोलॉजी और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को स्टडी करके अपनी थ्योरी निकाली थी, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि बच्चे खुद ही अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और उससे सीखते हैं। He emphasized that the children are active learners, constantly building mental models of the world। कि वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं और अपनी दुनिया में कॉन्स्टेंटली वो कुछ ना कुछ अपने थ्योरीज और अपने कॉन्सेप्ट्स बना रहे हैं। ये इनका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स। जो इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं इस थ्योरी के, वो क्या हैं, कैसे मतलब प्रोसेस होता है कोग्निशन का। स्कीमास, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ये तीन मेन कॉन्सेप्ट हैं। इक्विलिब्रेशन जो है ना चौथा, ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस एक बैलेंस है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच का। तो इसलिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बस स्कीमा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है। एज आई टोल्ड यू माई क्लासेस विल रन बाइलिंगुअली, सो मैं इन वर्ड्स को हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी कि स्कीमा क्या है। स्कीमा को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्कीमा को हिंदी में मतलब हम लोग रूपरेखा या कोई ढांचा या योजना है, मतलब प्लानिंग, इस टाइप ये कहते हैं। जैसे योजना या ढांचा मतलब फ्रेमवर्क्स, कि कोई भी मतलब जैसे कि कुछ भी बच्चे की दुनिया में अपनी समझ के हिसाब से वो कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहता है चीज़ें, कोई भी ऐसा वर्ड या कोई भी ऐसी थ्योरी जिससे वो खुद अपने आप को समझा सके कि ये क्या चीज़ है, वो उसके मेंटल फ्रेमवर्क्स को ही स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा मेंटल फ्रेमवर्क्स और कैटेगरीज दैट हेल्प us organize and interpret information about the world। For example, अगर एक बच्चे ने कभी सिर्फ कुत्ते को देखा है तो उसके दिमाग में जानवर का स्कीमा केवल कुत्ते के लिए बनेगा। जानवर हम उसे बताएंगे कि 4 legs होते हैं, शरीर पे बाल होते हैं, वो भौंकता है, ये सारी चीज़ें हम उसे बताएंगे और वो बताएंगे कि ये डॉग है। तो जितने भी जानवर होंगे वो सबको डॉग ही समझेगा, ठीक है। जब भी उसे ऐसे कुछ लोग कोई भी ऐसा जानवर दिखेगा वो उसको देख के बोलेगा डॉग। अगर वो भेड़िया, लोमड़ी इस टाइप के कुछ भी देखते हैं तो वो उसे बोलेगा डॉग। ये क्या है कि 4 legs
फर और बार्किंग। इस कैटेगरी को उसने अपना फ्रेमवर्क बना के ये सेट कर लिया है कि इस कैटेगरी की सारी चीज़ें क्या होंगी, डॉग। ये हो गया स्कीमा। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं समावेशन। समावेशन समावेशन मतलब एसिमिलेशन, जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। मेन वर्ड क्या है? ऐड करते हैं। एग्जिस्टिंग स्कीमा मतलब जो भी उसने फ्रेमवर्क अपना बना रखा है उसी में उसने न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया। कोई भी चेंज नहीं किया, सिर्फ नई बात जो भी उसे पता चली वो बस उसने उसमें ऐड कर दी। जैसे कि उसने देखा कि मैंने 4 legs फॉर और बाकी वाली चीज़ को कुत्ता बोला था। अब क्या कि कुछ डॉग्स क्यूट लग रहे हैं, कुछ डॉग्स थोड़े डरावने लग रहे हैं, कुछ पतले से गली में घूम रहे हैं, कुछ लोगों ने पाल रखे हैं, मतलब काफ़ी सारी उसने देखा। तो उसे पता चला कि ये डॉग्स की कई तरीके की ब्रीड होती हैं, कि इस वाली ब्रीड को लेब्राडॉग बोलते हैं, इस वाली ब्रीड को जर्मन शेफर्ड बोलते हैं। तो उसने काफ़ी सारी जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, जो थोड़ी थोड़ी बातें थी, वो अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड कर ली और उससे एक न्यू इन्फॉर्मेशन बना ली। उसे ही बोल दिया एसिमिलेशन। हिंदी में उसको बोलते हैं समावेशन। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन जब नई जानकारी पुरानी स्कीमा में फिट नहीं होती तो बच्चा अपनी सोच या स्कीमा को बदलता है। और वही बदलना, वही चेंज, वही मॉडिफिकेशन क्या होता है? एकोमोडेशन। तो इसमें एसिमिलेशन वर्ड आया तो उसने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड किया, एकोमोडेशन वर्ड आया तो उसने एग्जिस्टिंग स्कीमा में चेंज किया। ठीक है, ये बस आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया समझाने के लिए। अगर आपने समझ लिया है तो उसको याद रखने के लिए बस एक शॉर्ट ट्रिक आपको बस यही याद रखनी है कि एसिमिलेशन अगर हुआ है तो उसने एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है। एकोमोडेशन हुआ है तो उसने एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन का चेंज किया है, बदला है कुछ उसमें। बदला क्या है? फॉर एग्जांपल कि अभी तक उसने सारे जानवर को डॉग समझा और उनकी ब्रीड समझी। अब क्या हुआ? अब तो उसे सेम जानवर दिखा पर अब उसे ये पता चला कि ये तो डॉग है ही नहीं, ना उसकी ब्रीड है ना डॉग है, कुछ नहीं, अब तो ये कैट है। तो अब उसे उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी। एग्जिस्टिंग स्कीमा, अपने एग्जिस्टिंग जानवर के बारे में जो उसने थिंकिंग बना रखी थी, अब उसे उसमें क्या करना पड़ा? चेंज। दैट चेंज इज़ known as accommodation, and the add incorporation of new information into existing schema is known as assimilation. equilibration क्या होता है? बैलेंस। ये क्या होता है? बैलेंस होता है किसके बीच का? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच का। संतुलन की प्रक्रिया। इक्विलिब्रेशन क्या है? संतुलन होता है, बैलेंस होता है। और संतुलन की प्रक्रिया किसके बीच में? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, यानी समावेशन और अनुकूलन के बीच की जो बैलेंसिंग प्रोसेस होती है उसे ही हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। जब बच्चा नई जानकारी को अभी एसिमिलेट करता है और कभी एकोमोडेट करता है तो वो अपने ज्ञान में बैलेंस बनाता है, यही इक्विलिब्रेशन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। ये जो भी मतलब इसमें थ्योरी में इंक्लूड है ना, सभी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इनकी थ्योरी की मेन बातें आ गई। क्या? स्टेजेस। स्टेज 1 है सेंसरी मोटर, 0 to 2 years। स्टेज 2 है प्री ऑपरेशनल।
प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years, फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11+ year old। यही 4 स्टेजेस होती हैं जो पियाजे ने अपनी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में दी थी। इनको आप की पॉइंट्स बना के स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 करके आप इनके चारों के नेम प्लस इनकी एज बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इसकी एज लिख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। सेंसरी मोटर, आप इसके नेम से समझ सकते हैं कि सेंसेस वर्क कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं। और मोटर मतलब कि हो गया कोई फिज़िकल एक्टिविटी स्टेज। तो इस स्टेज में क्या किया उसने, अपने सेंसेस का यूज़ करके कोई फिज़िकल एक्टिविटी की। वो वाली स्टेज कौन सी होती है, 0 to 2 years होती है, जिसे हम इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। इन्फेंसी स्टेज ये इनिशियल स्टेज होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 0 to 2 years है, तो 0 का मतलब तो हो गया ना कि न्यू बॉर्न बेबी, तो ये उसकी इनिशियल स्टेज होती है। इसमें क्या है कि वो सेंसेस के थ्रू मोटर एक्टिविटीज़ करता है। मोटर एक्टिविटीज़ मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो कि 2 टाइप्स की होती हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल या मोटर एक्टिविटी, एक फाइन मोटर एक्टिविटी। इसमें ग्रॉस मोटर में क्या होता है, हम बड़े अंगों का प्रयोग करते हैं, बड़े बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए। किक किया, फुटबॉल को किक किया तो उसमें कोई उसको बहुत ज़्यादा वैसे ही काम नहीं करना पड़ा, बारीक काम नहीं करना पड़ा, किक करना था जैसे उसने कर दिया। अपने बॉल को फेंकना था तो उसने अपने हैंड्स का यूज़ करके कर दिया, यानी कि बॉल को फेंकने में शोल्डर मसल यूज़ हुई। तो ये क्या है कि जो बड़े ऑर्गन्स का यूज़ हुआ, बड़े बॉडी पार्ट्स का यूज़ हुआ तो ग्रॉस मोटर एक्टिविटी। और वहीं पे जब अपने छोटे बॉडी पार्ट्स का यूज़ होता है, जैसे फिंगर्स का, राइटिंग, हम लोग LSRW पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, राइटिंग सबसे लास्ट में बच्चा सीखता है। लिसनिंग सीख लेता है, रीडिंग सीख लेता है, स्पीकिंग सीख लेता है, बट राइटिंग उसको बहुत देर में आती है, क्योंकि फिंगर्स का यूज़ होता है जो कि एक फाइन मोटर एक्टिविटी है। और पुटिंग बीड्स इन थ्रेड, पुटिंग बीड्स इन थ्रेड, धागे में मोती पिरोना, तो वो क्या है, वो भी एक फाइन मोटर एक्टिविटी है। बटन लगाना, अपनी शर्ट का बटन, छोटे बच्चों के बटन लगाने पड़ते हैं हम लोग, क्योंकि वो फाइन मोटर एक्टिविटी होती है जो वो नहीं कर पाते। अब क्या है, सेंसरी एक्सप्लोरेशन। इस वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं, सेंसरी मतलब सेंसेस के हेल्प से एक्सप्लोरेशन, नई चीज़ खोजना। जैसे कि वो क्या करते हैं, आप बच्चे को कोई भी चीज़ हाथ में दोगे, वो उसको उठा के अपने मुंह में रख लेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने टेस्ट सेंस का यूज़ करके उस चीज़ को समझना चाहता है, उसको मतलब एनालाइज कर रहा है। कुछ चीज़ों को टच करके हाथों में पकड़े रहेंगे, ग्रैस्प किए रहेंगे बहुत ज़ोर से, या जब हम उन्हें कुछ आवाज़ देते हैं या कुछ बुलाते हैं, खिलाते हैं उनको, तो सुनते हैं, वो देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को, यानी कि वो अपने सेंसेस का यूज़ करके एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस एक इस स्टेज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादातर बस ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आती है या कितने मंथ्स पे आती है, मतलब 18 मंथ्स या 1.5 साल लगभग। या फिर आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे कि इसमें सेंसरी एक्सप्लोरेशन किया है बच्चे ने, या ऑब्जेक्ट परमानेंस हुआ है, या इंटेंशनल एक्शन हुआ है, या नन ऑफ दीज हुआ है। तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत समझ सकते हैं कि इसमें बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंस हुआ है। हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। मतलब कि इसका मतलब होता है, यह वह समझ होती है बच्चों की कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी थिंग है, वो तब भी प्रेजेंट है वहाँ पे जब वो उसे नहीं दिख रही। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब 6 महीने के होते हैं लगभग, तो आप उन्हें कोई भी चीज़ दिखाओगे, उन्होंने देख ली, फिर आप छुपा दोगे, वो उसके लिए ना रोएंगे, ना जिद करेंगे, ना उसे मांगेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो भूल गए। जब तक वो सामने थी तब तक उनकी याददाश्त में थी, उनकी मेमोरी में थी। जब आपने उस चीज़ को छिपा लिया, अब वो उनकी मेमोरी में नहीं है, वो भूल गए उसको, तो उसके लिए कोई ज़िद, कोई रोना धोना कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इस स्टेज पे ही उनकी ये चीज़ डेवलप भी होती है, 6 मंथ्स में नहीं, लेकिन 18 मंथ्स तक जब तक वो होते हैं तब तक उन्हें ये अचीवमेंट हो जाता है कि उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है।
तो इसमें क्या होता है कि अब वो चीज़ भी देख पा रहे हैं जो आपने छिपा दी है, जो उनके सामने नहीं है। आपने एक बॉल उनको दिखाई, अब वो बॉल आपने छिपा ली, तो वो उसके लिए रोएंगे, जिद करेंगे, क्योंकि अभी भी वो उनके दिमाग में है, भले आपने उसको छिपा दिया है। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, मीन्स वस्तु स्थायित्व। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंटेंशनल एक्शंस। इंटेंशनल एक्शंस क्या है कि ये वो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर्स होते हैं जो गोल डायरेक्टेड होते हैं, मतलब कि ऐसे बिहेवियर्स में, ऐसे एक्शंस में उनका एक गोल फिक्स होता है, एक टारगेट फिक्स होता है। अगर वो घुटने चल के किसी जगह तक जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ के लिए ज़रूर सोच रखा होगा, या तो उन्हें कुछ वहाँ से उठाना होगा, या कुछ रखना होगा, या कुछ भी काम उन्हें वहाँ से कुछ चाहिए होगा, तो वो घुटनों पे चल चल के जाएंगे वहाँ तक, और कुछ ना कुछ अपना टॉय उठा लेंगे या कुछ करेंगे वो, क्योंकि वहाँ तक जाने का वो एक अपना इंटेंशन लेके जा रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड इंटेंशनल एक्शंस। तो इसमें इन तीनों ही टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये स्टेज में जो भी कुछ था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस स्टेज में बस इसके नाम से ही समझ में आ रहा है सब कुछ कि सेंसेस का यूज़ करके जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होंगी 0 से 2 ईयर्स में होंगी। इन्फेंसी स्टेज है, सेंसरी एक्सप्लोर करते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, और इंटेंशनल एक्शंस करते हैं। ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स, ये सेकेंड स्टेज है। और इस स्टेज में क्या है, बच्चे सिंबल्स का, वर्ड्स का और इमेजेस का यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस टाइम पे उनकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेज पे डेवलप होती हैं। मैंने आपको ग्रोथ वाले चैप्टर में बताया था कि LAD सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसका कॉन्सेप्ट दिया था शायद आपको पता हो, नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने दिया था इसका कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। तो इस टाइम पे क्या होता है कि उनकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज़्यादा रैपिडली डेवलप करती हैं। और वो क्या इसमें इनके जो मेन सिम्टम्स हैं वो क्या है, सिम्बॉलिक प्ले, ईगोसेंट्रिज्म और लैक ऑफ कंजर्वेशन। ये 3 इसके इम्पोर्टेंट मतलब सिम्टम्स हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। अब इनको हिंदी में बता देती हूँ मैं। सिम्बॉलिक प्ले को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकात्मक खेल। इसमें क्या होता है कि वो अपने इमेजिनेटिव प्ले में बिज़ी रहते हैं अपना। ज़्यादातर इसमें क्या है कि फैमिली वाला गेम खेलते हैं, कि कुछ अपना जैसे किचन सेट ले आए या अपना कुछ कार वार ले आए। अपने कुछ नहीं है उनके पास तो बैठे बैठे अपने बॉक्स को ही कार बना के अपना कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, अपनी कहानियाँ बना रहे हैं और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्लासरूम में ज़्यादातर देखा होगा कि बच्चे अपने बॉक्स को बेंच पे चलाते रहते हैं, तो वो उस बॉक्स को उस समय क्या सिंबल कर रहे हैं कि वो एक कार है। तो वो सिंबलिक प्ले करते हैं। किस स्टेज में, 2 से 7 प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबलिक प्ले। ठीक है। ये पॉइंट्स में आप ये शॉर्ट में अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैंने इसमें डाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनसे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। और वो की पॉइंट्स आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछते हैं वो, क्योंकि MCQ है। बस आपको एक चीज़ अगर उस पॉइंट की पता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाए। लैंग्वेज वो कुछ भी रख सकते हैं क्वेश्चन में। जब PYQ करवाऊँगी तो एक्सप्लेन करूँगी, उसमें प्रैक्टिस से लैंग्वेज समझना तो आ जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कौन सा किस स्टेज में हुआ और किस वाली चीज़ में क्या होता है। एनिमिज्म जैसे भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ईगोसेंट्रिज्म क्या है, तो ये सिंबलिक प्ले में समझ गए ना आप कि इसमें प्रिटेंडिंग बॉक्स इज़ अ कार, कि वो समझ रहा है कि बॉक्स एक कार है। इमेजिनेटिव प्ले कर रहे हैं, अपना कुछ भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं।
किसी भी चीज़ को कुछ भी मान के खेल रहे हैं, तो वो सब क्या है, सिंबलिक प्ले है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं अकेंद्रितता। अकेंद्रितता इसमें क्या है कि जब बच्चा यह सोचता है कि सभी लोग चीज़ों को उसी तरह देखते हैं और समझते हैं जैसे वो खुद देखता है, तो उसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। मतलब कि क्या करते हैं, क्या होता है इसमें कि ऐसी सिचुएशन में जो चाइल्ड है वो अपनी ही एंगल से सोचता है कि वो ये अपने ही पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें देखता है। उसको ये क्या लगता है कि ये सब लोग भी चीज़ें वैसे ही समझ रहे हैं, वैसे ही देख रहे हैं, दुनिया को ये वैसे ही मान रहे हैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रही हूँ। जो भी बच्चा अपने एंगल से देख रहा है, अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है, उसे बस ये लगता है कि ये सभी लोग भी वर्ल्ड को वैसे ही देख रहे हैं। इस ईगोसेंट्रिज्म को लेके पियाजे ने बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था 3 माउंटेन टास्क। 3 माउंटेन टास्क एक्सपेरिमेंट में क्या था कि बच्चे से पूछा गया कि सामने बैठा दूसरा पर्सन क्या देख रहा है, तो उसने वही बताया जो वो खुद देख रहा था, ना कि ये बताया कि सामने वाले को क्या दिख रहा है। तो उसको जो दिख रहा था उसने वही बता दिया। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से पता चला, ये प्रूफ हुआ कि जो चाइल्ड होते हैं वो सामने इस एज के जो चाइल्ड होते हैं वो सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, वो वही मानते हैं जो वो खुद देख रहे होते हैं, यानी कि अपने आप को वो सेंटर में रखते हैं। तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, लैक का मतलब हो गया कमी। तो संरक्षण में कमी इस स्टेज में होती है, ठीक है। ये याद रखना कि प्री ऑपरेशनल में लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, कमी होती है कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन क्या हो गया कि इसमें कमी कैसे होगी कि मान लीजिए एक ग्लास लिया हमने, ये थोड़ा सा चौड़ा है और इसमें इतना पानी हमने भर लिया। एक ग्लास हमने ले लिया जो थोड़ा सा पतला है पर लंबा है इससे, तो यही पानी उठा के हमने इसमें पलट दिया। अब ये पानी हमने इसमें पलट दिया तो ये पानी यहाँ तक आ गया। अब जब बच्चे से पूछा गया कि बताओ विच ग्लास कंटेन्स मोर वाटर, देन ही विल आंसर दिस वन। ये बड़ा दिख रहा है उसको तो वो फटाक से बोल देगा कि ये वाले ग्लास में ज़्यादा पानी है, जबकि ऐसा नहीं है, पानी तो हमने यही वाला उठा के बताया। तो ये कंजर्वेशन उसके अंदर अभी कमी है, इसलिए वो नहीं समझ पाएगा ये। तो इस स्टेज पे लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कमी होती है कंजर्वेशन की। कौन सी स्टेज पे? प्री ऑपरेशनल स्टेज पे। तो आपकी तीनों बातें याद रखनी है कि सिंबलिक प्ले, ईगोसेंट्रिज्म और लैक ऑफ कंजर्वेशन किस स्टेज से रिलेटेड है? प्री ऑपरेशनल स्टेज से। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? स्टेज 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर्स। हम अभी तक क्या देख चुके हैं? सेंसरी मोटर 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 और अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11। इसके बाद है फॉर्मर ऑपरेशनल जो 11+ ईयर्स ओल्ड है बच्चों के लिए। अभी तक मैंने जो भी पॉइंट्स पढ़ाए वो सभी इम्पॉर्टेंट थे। अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग उनको की पॉइंट्स में, नोट्स में जैसे मैनेज करना चाहें कर लीजिए। टॉपिक ऐसा है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, आप इसको स्पीड अप करके देख लीजिए, 2-3 पार्ट करके देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए, पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने ट्राई ये किया है कि
सब कुछ मैंने इसमें कंप्लीट प्याजे थ्योरी है इसमें, कोई भी पॉइंट मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है कि जो मुझे नेक्स्ट पार्ट में कवर करना पड़े। आपको कहीं कुछ और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। प्याजे की थ्योरी आप सर्च करते हैं अगर, तो आपको एक कंप्लीट वीडियो इसमें मिल जाती है, जो भी कुछ उन्होंने टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स में जितना पूछा जाता है वो मैंने सब कुछ इसमें कवर किया है। स्पीड अप करके देख लीजिए, अपने की पॉइंट्स में नोट्स बना लीजिए, उनको 1-2 बार देखेंगे, आपको सारी बातें लर्न हो जाएंगी। और मेनली आपको क्या लर्न करना है, जो भी पॉइंट्स इसमें मैंने डाले हैं, डिटेल्स तो आप ऐसे सुन के समझ लेंगे, पर आपको जो मेन बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ था, कैसे था, ये जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको लर्न करनी, 2-3 बार आप देखोगे तो आपके दिमाग में आ जाएंगे, इतने ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज देख लेते हैं। अब क्या है बच्चे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इस स्टेज में क्या है, बच्चा अब लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि लॉजिकल थिंकिंग तो कर पा रहा है, लेकिन कॉन्क्रीट इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, कॉन्क्रीट इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, लॉजिकली सोच भी पा रहा है, लेकिन किस उसमें केवल कॉन्क्रीट, जो चीज़ें वो देख सकता है, समझ सकता है, सिर्फ उनके लिए। Children develop the ability to think logically about concrete events and objects, solving problems in a more systematic way. ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन मास्टर्ड। ये बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वो किस लिए कि कभी कभी तो क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कंजर्वेशन की कमी कहाँ होती है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कंजर्वेशन आता कब है। तो इस वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं और कन्फ्यूज़न भी बहुत होती है। तो आपको 3 पॉइंट्स ये याद रखने हैं कि लैक ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की कमी कब होगी, प्री ऑपरेशनल में। कंजर्वेशन आएगा कब, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। क्योंकि जब भी ये पूछा जाता है कि कंजर्वेशन आएगा कब, तो ज़्यादातर जो गलती होती है वो क्या होती है, कभी लोग प्री ऑपरेशनल टिक कर देते, कभी अगला वाला यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न अक्सर होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये ना हो कि लैक ऑफ कंजर्वेशन जो होता है वो प्री ऑपरेशनल में होता है, कंजर्वेशन आ कब जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। फॉर्मल का कोई काम ही नहीं है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का कोई काम ही नहीं है कंजर्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो कंजर्वेशन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब वो समझ पा रहा है कि क्वांटिटी, लेंथ, नंबर, या सब कुछ है, वो अगर वो सब कुछ सेम ही रहता है। कोई भी अगर हमने चेंज कर दिया है, तो अगर हमने ग्लास चौड़ा लिया था, वाइट ग्लास लिया था, उसमें इतना पानी था, और एक बड़ा ग्लास लिया था जिसमें यही पानी पलट दिया और ये पानी यहाँ तक आ गया, अब आप उससे पूछेंगे कि विच ग्लास कंटेन्स मोर वाटर, तो बोलेगा कि बोथ ग्लास कंटेन्स सेम वाटर, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब उसके अंदर क्योंकि कंजर्वेशन आ गया है इसलिए। ठीक है, ज़्यादातर सिबलिंग्स की लड़ाई होती है मैगी को लेके। तो मैगी बच्चों को हम लोग क्या करके बेवकूफ़ बना देते हैं कि उन्हें छोटी कटोरी में दे दी, भर के दे दी, तो उन्हें लग रहा है कि मुझे ज़्यादा मिली है। इस स्टेज के नहीं, वो समझ जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे मामला गड़बड़ है कुछ। तो क्योंकि प्री कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे उनके अंदर कंजर्वेशन आ चुका है। थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में तो आप जानते ही होंगे, वर्गीकरण कहते हैं। एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट इनटू कैटेगरी एंड ऑर्डर देम बाय साइज, वेट और अदर एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी बच्चे को
कुछ ओरियो के बिस्किट दे दिए, कुछ पार्ले जी के बिस्किट दे दिए और कुछ ब्रिटानिया के बिस्किट दे दिए, मिक्स करके दिए और उससे कहा कि इनको क्लासीफाई करके लगाओ। तो अब इस एज पे आके वो ओरियो वाले एक बॉक्स में लगा देगा, ब्रिटानिया वाले एक बॉक्स में लगा देगा और पार्ले वाले एक बॉक्स में लगा देगा। उनको क्लासिफिकेशन करना आ गया है। या फिर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो दूसरा एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि हमने कुछ शेप्स दे दिए उन्हें, ट्रायंगल दे दिए, सर्कल दे दिए, स्क्वायर दे दिया, मिक्स करके दे दिए, 2-3 ट्रायंगल पड़े हैं, स्क्वायर पड़े हैं। तो अब वो क्या करेंगे कि उन्हें लाइन से वो लगा सकते हैं, एक बॉक्स में सारे ट्रायंगल, एक बॉक्स में सारे सर्कल और एक बॉक्स में सारे स्क्वायर। तो वो अब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। या कोई वेट के अकॉर्डिंग हो, साइज़ के अकॉर्डिंग हो, शेप के अकॉर्डिंग हो, किसी भी बेसिस पे अगर उनको क्लासीफाई करना है तो वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और सीरिएशन क्या है कि सीरीज़ में लगा सकते हैं। सीरीज़ में कैसे, जैसे छोटी लकड़ी पड़ी है, बड़ी लकड़ी पड़ी है, उससे बड़ी पड़ी है, ये इतनी साइज़ की पड़ी, वो उन्हें उठा उठा के ऐसे सीरीज़ में लगा सकते हैं। ये क्या है, सीरिएशन। सीरीज़ में लगा सकते हैं किसी भी बेसिस पे उन्हें, उनसे कहा जाए तो वो। तो इस स्टेज पे क्लासिफिकेशन और सीरिएशन आ जाता है उनके पास। कौन सी, कॉन्क्रीटिव ऑपरेशन। इम्पॉर्टेंट ये भी है, इसको भी ध्यान रखना है, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पियाजे की कंप्लीट थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। इसमें क्या है कि जैसे रिवर्सिबिलिटी, जैसे जहाँ पे भी रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं तो वो उसे वापस कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या किया कि उनकी ग्लास से पानी पलट दिया दूसरे ग्लास में और छोड़ गए आप, तो वो क्या करेंगे कि वो उस पानी को वापस अपने ग्लास में पलट सकते हैं। रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट उनके अंदर आ चुका है इस वजह से। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ आप उन्होंने कोई पजल बनाई, तो आपने उस पजल को बिखेर दिया, तो वो वापस से उस पजल को बना सकते हैं कि उन्होंने कैसे बनाया था, क्योंकि अब उनके अंदर रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो स्टेज 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11+ ईयर्स ओल्ड। 11+ का मतलब क्या हो गया, अब जो बच्चा है वो टीन एज में आ चुका है। टीन एज का मतलब क्या हो गया, एडोलेसेंस में। अब एडोलेसेंस में बच्चा आ चुका है। दिस फाइनल स्टेज, ये कौन सी, ये फाइनल स्टेज है। इसमें जो भी एडवांस लेवल की कोग्निटिव एबिलिटीज़ है, मतलब कि हम लोग जो कोग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे थे वो किस बेसिस पे हुआ, तो जेन पियाजे के अकॉर्डिंग ये एक स्टेज बेस्ड थ्योरी है। तो उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे उसके दिमाग का विकास हुआ है। पहले सेंसिस से हुआ, फिर प्री ऑपरेशनल हुआ, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि ठोस चीज़ों के लिए हुआ, और अब लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आई, जिसमें एडवांस लेवल की जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ थी अब उसके अंदर आ गई हैं। नाउ ही कैन थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड हाइपोथेटिकली। अब वो एक इमेजिनेटिव चीज़ें भी, कुछ इमेजिनेटिव चीज़ें भी, इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट जो हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो हैं, उनको सोच सकता है, समझ सकता है और उनकी रीजनिंग भी कर सकता है, उनकी हाइपोथेसिस भी बना सकता है। ठीक है, तो ये इस स्टेज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस स्टेज पे आती है, तो इसका आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशनल। दूसरा क्वेश्चन है कि हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग कब डेवलप होती है, तो ये भी, इसका भी आंसर यही हो जाएगा। ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं इस स्टेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन वर्ड्स को आप कहीं भी देखो, पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड हैं, बिना सोचे समझे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आप टिक कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब निराकार थिंकिंग होती है, मतलब इमेजिनेशन है तो कोई आकार थोड़ी ना होगा उसका, तो वो निराकार चिंतन हो गया। और जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, इसको काल्पनिक पता नहीं, मुझे हिंदी मेरी थोड़ी वीक है, सॉरी, मैं लिख देती हूँ। सॉरी फॉर दिस, थोड़ा हिंदी मेरी
हाँ, काल्पनिक निकासात्मक तर्क, ये बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। दे कैन formulate hypotheses and systematically test them to arrive at solutions much like scientists। इसमें वो hypothesis भी formulate कर सकते हैं, systematically test कर सकते हैं, और जो भी abstract concept हैं वो सारी चीज़ें इस स्टेज पे आ जाती हैं। थर्ड पॉइंट है सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब उनके अंदर कौन सी थिंकिंग डेवलप हो चुकी है? कॉन्वर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो गई है, जिसके बेसिस पे वो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। एडोलसेंट्स कैन अप्रोच प्रॉब्लम बाय कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, प्लानिंग सॉल्यूशंस होंगे, मेथड्स होंगे, उन सब का यूज़ करके नाउ ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग उनके अंदर आ गई है। लास्ट है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? चिंतन का भी जो चिंतन होता है वो होता है मेटाकॉग्निशन, यानी कि थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, द कैपेसिटी टू थिंक अबाउट थिंकिंग, यानी थिंकिंग के बारे में भी जो हम थिंक करते हैं। मैं जैसे कि एग्जाम्पल में कहूँ कि मैं कैसे सीख रही हूँ, मैं चीज़ें कैसे मुझे आ रही हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में उन्हें सोचना पड़े कि कोई गलती हो गई उनसे, तो मुझसे कहाँ गलती हुई, या मैं अगली बार और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अच्छा करना भी तो एक थिंकिंग ही है ना, और उसके ही बारे में सोचना कि उस अच्छे को भी कैसे अच्छा करना है, यानी कि थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग जो होती है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग होती है, वो क्या हो गया? मेटाकॉग्निशन होता है। तो यानी कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट और इमेजिनेटिव चीज़ें होती हैं वो सभी किस में आ जाएंगी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11+ ईयर्स के लिए ये, यानी कि एडोलसेंस के लिए ये सारी चीज़ें। अब बचपन ऑलमोस्ट जो चाइल्डहुड है इज़ अबाउट टू फिनिश। नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और समरी है कि अभी तक मतलब मेनली इनकी थ्योरी का क्या था। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है कि शैक्षिक निहितार्थ जो होते हैं कि एजुकेशन में हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं, एजुकेटर्स के लिए क्या टेक अवेज हैं। मस्ट मैच इंस्ट्रक्शन टू स्टेज। इसमें क्या करना है कि जो बच्चे की एज है उस लेवल का जो उसका कॉग्निशन लेवल है, हमें उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स और मटेरियल यूज़ करने हैं ताकि वो समझ पाए। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे के लिए एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें ले आएँ या बड़े बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल अब उसको खिलौनों से समझाएं, तो ये नहीं है। एज के अकॉर्डिंग एज अप्रोप्रिएट मटेरियल और मेथड होना चाहिए। दूसरा है एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, जिससे कि उसका इन्वायरमेंट जो है एक्टिवली एक्सप्लोर कर पाए, एक्सपेरिमेंट कर पाए, नॉलेज को डिस्कवर कर पाए। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। पियाजे की थ्योरी अगर आई है ना, तो आप बस ये ध्यान रखना कि अगर कहीं भी एक्टिव वर्ड यूज़ है, एक्टिव एक्सप्लोरेशन, कि बच्चा क्या कर रहा है? एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहा है। दूसरा वर्ड अगर आ जाए नॉलेज कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्ट नॉलेज, यानी कि नॉलेज का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाए कि एक्सपेरिमेंट या हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, हैंड्स ऑन लिख लेते हैं यहाँ पे, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये सारे वर्ड अगर आपको दिख रहे हैं और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक ऑप्शन आपको दे दिया कि पैसिवली लर्न कर रहे हैं, चौथा पॉइंट आपको दे दिया कि वो पैसिवली लर्न कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में आपसे ज़रूर पूछेंगे विच इज़ द नॉट करके क्वेश्चन ज़रूर होगा कि नॉट ट्रू, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने एक्टिवेशन के बारे में बोला था, नॉलेज कंस्ट्रक्शन के बारे में बोला था, एक्सपेरिमेंट के बारे में बोला था, बस पैसिव लर्निंग के बारे में नहीं बोला। तो आप फटाक से इसको आंसर कर सकते हैं। या दूसरा कि और कुछ 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन आपको दे देंगे एक्टिव एक्सप्लोरेशन, तो आप
तो उसमें नॉट नहीं लगा होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इनकी थ्योरी में क्या है कि स्टेज जो है वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाती है, यानी कि पहले हम उसे कॉन्क्रीट एग्जांपल देते हैं, जैसे उसके हाथ में बॉल दे दी तो उसे बताया कि ये स्फीयर होता है, चूड़ी दे दी तो उसे बताया कि ये सर्कल होता है, यानी कि कॉन्क्रीट से फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलेगी कि अब वो पूरा इंटीग्रेशन कर सकता है, पूरा वो डिफ्रेंशिएशन कर सकता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कर सकता है। ये क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं ना कि इनमें तो पूरा दिमाग में ही सोचना है। कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई हाथ में दिल लेके थोड़ी ना दिखा सकता है। तो यानी कि ये इसमें डेवलपमेंट कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलता है, ये भी ध्यान रखना। लास्ट में क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनक्रेज करते हैं, यानी कि इसमें लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। क्रिटिकल थिंकिंग ये क्या करते हैं, प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग। ये जो वर्ड्स हैं ना, ये सारे वर्ड्स बस की वर्ड्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, पूरा सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये बस की वर्ड्स हैं इसके। जब क्वेश्चंस करवाऊंगी ना ये सारे वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट हाँ, तो इसमें क्या है कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, और यहाँ पे ये जो भी कुछ हमने देखा एक बार यहाँ पे आप रिवाइज कर लीजिए कि ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखिए कि एजुकेशन में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक टीचर उसका कैसे यूज़ कर सकता है बच्चे के लिए इस थ्योरी का, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या था, कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था, ये सब कुछ, और सेंसरी मोटर स्टेज में क्या था, ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिए। स्कीमाज, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन क्या था, ये सारे कॉन्सेप्ट्स 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो बहुत सिंपल हैं, लर्न हो जाएंगे। इससे तो वैसे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बनेगा भी तो सिर्फ बस इतना कि स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, उनका बॉर्न कब हुए थे 1896, बस, और कोई खास क्वेश्चन इनके इंट्रोडक्शन से तो नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमारी पूरी पियाजे की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ये एक कंप्लीट वीडियो है। मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको पार्ट में बनाऊंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 2 पार्ट करूंगी तो आपको बड़ी भी लग सकती है और ढूंढनी भी पड़ सकती है। तो इसको मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कवर किया है, और ये पूरी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरी थ्योरी का आपको सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट या इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कौन सा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप this video is helpful for you. Tell me in the comment section which point was the interesting point of this theory. Thanks for watching.